हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कैपलर्स के थर्ड लॉ या लॉ ऑफ टाइम पीरियड के बारे में समझेंगे। द कैपलर्स थर्ड लॉ और लॉज ऑफ टाइम पीरियड। अगर स्टेटमेंट से देखा जाए तो ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट। जो ऑर्बिट में जो किसी प्लैनेट का जो टाइम पीरियड होता है और उसका जो स्क्वायर होता है, ठीक है सन के अराउंड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन। ठीक है, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस मतलब कि अगर ये इलिप्स है, ठीक है, इफ दिस इज इलिप्स, ठीक है, एंड दिस इज द मेजर एक्सिस, दिस इज द minor axis. Okay, we have already studied about the path of the orbit of a planet around the sun, and we know that the sun will lie at one of the focus point. ठीक है, सन कहाँ होगा? एक किसी एक फोकस पॉइंट पे। जो इलिप्स का फोकस पॉइंट या तो यहाँ है या तो यहाँ है, इस दोनों में से किसी एक जगह सन पाया जाएगा। ठीक है, और प्लैनेट जो है वो क्या होगा? तो इट विल रिवॉल्व्स इन दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो इस प्लैनेट को पूरा का पूरा चक्कर लगाने में, अपने ऑर्बिट का जो पूरा पाथ है उसको चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा, ठीक है, दिस टाइम टी, और इसका जो स्क्वायर होगा, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। व्हाट विल बी द सेमी मेजर एक्सिस? दिस इज द टोटल मेजर एक्सिस। यहां से लेकर के यहां तक अगर ये जो है ट्वाइस ऑफ ए, दिस इज द length of major axis, and the length of semi major axis will be, this will be a, this is the length of semi major axis। ठीक है, this will also be the a। तो ये कह रहा है क्या चीज कि जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड होगा, मतलब इस प्लैनेट को, इस सन, अगर ये मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, तो इस प्लैनेट को सन के अराउंड तो एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा, उसका स्क्वायर इस ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ द केपलर थर्ड लॉ। ठीक है, तो ये तो था कि जब इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, एंड वी बेटर नो दैट एन सर्कुलर ऑर्बिट इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर द सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, जो होता है ए, यहाँ जो सेमी मेजर एक्सिस होता है वो एक्चुअली में क्या हो जाता है? ए इज इक्वल टू आर इन केस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। क्यों? क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट के केस में क्या होता है? सर्कुलर ऑर्बिट के केस में क्या होता है कि जो इसका फोकल पॉइंट्स होता है ना, दे बोथ कोइंसाइड्स एट द सेंटर। ठीक है, इसमें दो फोकल पॉइंट्स नहीं होते हैं, सिंगल फोकल पॉइंट्स होता है जो कि सेंटर पे कॉन्साइड होता है, एंड इसी फोकल पॉइंट पे, मतलब सन जो होता है वो इसी पॉइंट पे होता है, एंड प्लैनेट विल कीप्स रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो कोई ऑर्बिट कितना इलिप्टिकल है और कितना सर्कुलर है, ये चीज कैसे पता चलता है? इसेंट्रिसिटी जो होता है इलिप्स का, ऐसे इसेंट्रिसिटी पैरामीटर, ठीक है, ये जो पैरामीटर है इलिप्स का, वो डिटरमाइन करता है कि वो जो पाथ है वो कितना इलिप्टिकल है। ठीक है, जितना ई छोटा होगा उतना ही वो सर्कुलर पाथ की तरफ जो है सो टेंड करता है ऑर्बिट जो है सो। अगर ई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वी कैन से दैट इट विल बी ए सर्कुलर पाथ। तो फिलहाल तो मेरे पास कैपलर्स का थर्ड नियम, जो कि एम्पायरिकल लॉ उन्होंने दिया था, उनको ये पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट ही हैज गिवन ए लॉ दैट द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। दिस वाज द लॉ गिवन बाय द कैपलर्स थर्ड लॉ, जो कि हम लोग लॉ ऑफ पीरियड भी क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? वी से इट एज ए लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड कहते हैं। तो ये जो इनका एम्पायरिकल लॉ था, इसको हम लोग डिराइव करेंगे और इसमें दो केसेस कंसीडर करेंगे। द फर्स्ट केसेस जो हम डेरिवेशंस के दौरान कंसीडर करेंगे वो सर्कुलर ऑर्बिट को लेकर के होगा, और जो सेकेंड केस होगा कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये जो स्टेटमेंट है उसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों डेरिवेशंस में आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो आई थिंक कि आप इस वीडियो के साथ बने रहेंगे। तो लेट्स सी द फर्स्ट केस ऑफ डेरिवेशंस ऑफ द कैपलर्स थर्ड लॉ with the help of the Newton's laws of gravitations, ठीक है, and laws of motions in case of the circular orbit। तो here you can see that this is a sun, okay, you can mark it as a sun। ठीक है, ये क्या है? तो ये आपका सन है, and this is a planet which is revolving around the sun in a circular ऑर्बिट है। ठीक है, तो सर्कुलर ऑर्बिट क्या होता है? मैंने बताया आपको कि सर्कुलर ऑर्बिट होता है स्पेशल केस होता है किस चीज का? कि स्पेशल केस होता है इलिप्स का। ठीक है, इलिप्स का ही एक स्पेशल केस है जहां इट्स मेजर एंड माइनर एक्सिस आर इक्वल। मतलब जो इलिप्स के केस में जो आप देखते थे, ये जो इलिप्स हुआ करता था, इसके केस में दो एक्सिस हुआ करता था। ठीक है, एक एक्सिस जो था वो ये था, एंड एक एक्सिस था ये। तो दिस वाज द लेंथ ऑफ द, twice of a was the length of, total length of the major axis, and twice of b, ये जो लेंथ था यहाँ से यहाँ, twice of b was the length of the
माइनर एक्सिस, ठीक है। तो इस केसेस में सर्कुलर ऑर्बिट के केस में जो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो इसेंट्रिसिटी है जो कि इस इलिप्स का वेरिएशन मतलब सर्किल के रिस्पेक्ट में बताता है, तो इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू 0 हो जाती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इलिप्स सर्कुलर ऑर्बिट इज आल्सो अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो सबसे पहले हम एक स्पेशल केस के केस में हम जो ये जो रिलेशंस केपलर साहब ने दिया कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर क्यू, इसको हम लोग डिराइव करते हैं और फिर इलेक्ट्रिकल केस में हम लोग इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि ये जो प्लैनेट है ये सन के अराउंड जो मूव कर रहा है, उस केसेस में अगर आप प्लैनेट के रेफरेंस फ्रेम में चले जाएं, जैसे सपोज करें कि दिस इज सर्कुलर ऑर्बिट, ओके, एंड हियर इज योर प्लैनेट सन, ठीक है, हियर इज योर प्लैनेट सन, और कोई मतलब हियर इज योर सन और कोई प्लैनेट है, ठीक है, जो कि कहाँ मूव कर रहा है, तो प्लैनेट इज मूविंग समवेयर हियर। ये जो रोटेट कर रहा है इधर की ओर, ठीक है, इसके पास एक स्पीड है, v स्पीड है, इसके पास एक क्या है, स्पीड है, v स्पीड से जो है सो सर्कुलरली रोटेट कर रहा है। तो अगर मैं इस प्लैनेट के फ्रेम में जाके बैठ जाऊं तो ये एक रोटेटिंग फ्रेम हो जाएगा, और चूंकि ये जो प्लैनेट है वो क्या बाउंडेड टू द अर्थ ऑर्बिट है, मतलब कि बाउंडेड टू द सन है, मतलब कि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी के द्वारा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सन, इधर की ओर, ठीक है, और चूंकि मैं इस फ्रेम में बैठा हूं और ये एक रोटेटिंग फ्रेम है, तो इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन पर लग रहा होगा, एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, फोर्स on the force on the planet due to the sun is balanced by the centrifugal force acting on the planet in opposite direction. We can say that the force of gravity जो है Fg, the force of gravity between the sun and the planet, it is balanced by the centrifugal force। क्या होगा, तो अगर मान लो कि मास ऑफ द प्लैनेट जो है ये m है, ठीक है, मास ऑफ द सन जो है मैं ms मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, मास ऑफ द प्लैनेट m क्या हो गया, मास ऑफ प्लैनेट हो गया, क्या हो गया, मास ऑफ प्लैनेट हो गया, ठीक है, m हो गया, और मैं मान रहा हूँ कि जो ms है वो क्या है, कैपिटल ms, ये क्या है, तो मास ऑफ सन हो गया। तो मैं लिख सकता, सॉरी ये सन हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ कि फोर्स due to the gravity which is acting toward the center of the centered body, ठीक है, and this force of gravity is equal to nothing but centrifugal force, जो कि क्या हो जाएगा, मास ऑफ द प्लैनेट m इंटू जिसका स्पीड है v स्क्वायर बाई यहाँ पे जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये ऑर्बिट का जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल r है, तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशंस को आप समझ गए होंगे व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्योंकि आपका जो प्लैनेट है वो अर्थ के ऑर्बिट में बाउंडेड है और सर्कुलरली मूव कर रहा है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो इस पे दो ही फोर्स एक्ट कर रहा होगा। अगर हम इस प्लैनेट के रेफरेंस फ्रेम में जाके बैठ जाएं तो ये एक रोटेटिंग फ्रेम है, एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट आउटवर्ड द सेंटर, दिस विल बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन ये फोर्स का पिक्चर में आता है जब मैं इस प्लैनेट के फ्रेम में जाकर बैठ जाता हूँ, जो कि एक रोटेटिंग फ्रेम है, जो कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो मैं इस नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशंस लिख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है सन के द्वारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ लग रहा है, ये फोर्स जो है सो अपोजिटली बैलेंस हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, जो कि m इंटू स्पीड ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर बटा रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बराबर है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो न्यूटन साहब ने अपने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में दिया ही, इट विल बी g, ठीक है, इंटू मास ऑफ द सन g mm इंटू मास ऑफ द प्लैनेट बाई जो डिस्टेंस का r का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई r हो गया। तो यहाँ से देखो तो m से m कट गया, ठीक है, तो जो यहाँ से जो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई हमें, v की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, v बराबर रूट अंडर g इंटू मास ऑफ द सन बटा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द प्लैनेट है। इस इक्वेशंस में क्या खासियत आप देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है, सॉरी स्पीड ऑफ द प्लैनेट इन द ऑर्बिट, स्पीड ऑफ प्लैनेट इन ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट में जो प्लैनेट का स्पीड है, ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द प्लैनेट, द मास ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट के मास से क्या हो रहा है, तो स्पीड ऑफ द प्लैनेट जो है वो इंडिपेंडेंट है, प्लैनेट के मास पे नहीं डिपेंड करता, बल्कि सेंट्रल बॉडी जो है सन के मास पे प्लैनेट का स्पीड डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी निकल गया हमको, तो ये चीज बताओ कि इसको पूरा चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ये प्लैनेट ट्रेवल करता है। एक पूरा चक्कर लगाने में प्लैनेट अगर देखो तो रेडियस r है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना होता है, 2 पाई इंटू r होता है, ठीक है, 2 पाई इंटू r डिस्टेंस ट्रेवल करता है व्हेन द प्लैनेट मूव्स वन रोटेशंस, ठीक है, अपने ऑर्बिट में एक चक्कर लगाने में प्लैनेट 2 पाई r डिस्टेंस मूव करता है, ठीक है। और अगर मान लो कि ये 2 पाई r डिस्टेंस मूव करने में
कितना समय लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, टाइम पीरियड, टी। टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन विल बी द टाइम पीरियड। की टी क्या कहलाता है, इट विल बी द टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है, इट विल बी द टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो 2 पाई आर डिस्टेंस में कितना समय लगता है, तो टी टाइम लगता है, ठीक है, समझ गया। टू ये डिस्टेंस ये टी टाइम में तय करता है, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि वेलोसिटी क्या होगी उस समय, तो हम लिख, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी वी, स्पीड जो होता है, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, दूरी बटा समय, मतलब डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर, ठीक है, बाई टाइम टी। और आपने जो वेलोसिटी की जो स्पीड की वैल्यू है वो निकाल रखी है, तो मैं स्पीड की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, रूट अंडर जी इंटू एम एस बाई आर। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया कि 2 पाई आर बाई टी, इट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, सो रूट अंडर जी इंटू एम एस बाई आर, ठीक है। तो अल्टीमेटली वी हैव द इक्वेशन व्हिच इज रिटन एज 2 पाई आर by time period t is equal to root under g into mass of the sun by radius r। अब मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसे स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू g इंटू एम एस बाई, यहाँ पे आ जाएगा r, ठीक है। तो टी स्क्वायर इज व्हाट, टी स्क्वायर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई बाई जी इंटू मास ऑफ द सन, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर आर इंटू आर क्यूब मास ऑफ सन। अल्टीमेटली यू हैव डिराइव्ड द रिलेशन दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, 4 पाई स्क्वायर बट्टा जी पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इंटू मास ऑफ द सन, यहाँ पे आर क्यूब, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, दिस विल बी द सम कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एंड दैट्स व्हाई टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, आपने डिराइव कर दिया। तो इट इज वेरी इजी टू डिराइव दिस रिलेशन ऑफ कैपलर्स लॉज ऑफ पीरियड while the planets are supposed to be moving in a circular orbit। जब प्लैनेट हमारा सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है और हम ये कहते हैं कि सन सेंटर पे है, और कोई प्लैनेट मान लो कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसका रेडियस क्या है, आर है, तो हम ये कहते हैं कि जो टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन होता है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बटा जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द सन। इसका मास क्या है, तो एम एस है, इसका मास स्मॉल एम है, इनटू आर के पावर क्यू हो जाता है, वेयर आर इज द radius of the orbit, and this relation is easily derived। now it was a very simple case, क्योंकि मैंने कहा कि जो सर्किल होता है, it is a special case of ellipse होता है। now we will going to derive the same relations in case of elliptical orbit। इलिप्टिकल ऑर्बिट कहने का मतलब क्या है कि आपका सन जो है सो क्या है, इस ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकल पॉइंट पे क्या है, स्थापित है, मतलब सन कहाँ है, मान लो कि यहाँ पे सन है, ठीक है, दिस इज द सन, और आपका जो प्लैनेट है वो मूव कर रहा है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है। इस केसेस में हम कैसे डिराइव करेंगे कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ जो आर क्यू होगा वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, दिस वाज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, तो ए क्यू। इसको हम कैसे डिराइव करेंगे ये हम लोग अब देखते हैं जो है सो। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ पीरियड, जो कि हम लोग कैपलर्स थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं, उसका डेरिवेशन हम इलिप्टिकल ऑर्बिट के केस में देखेंगे, ठीक है। इस डेरिवेशन के दौरान हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन भी क्लियर होने वाले हैं, सो फ्रेंड्स बने रहें। हमने क्या किया, वी कंसीडर ए पाथ ऑफ ए प्लैनेट, हमने एक प्लैनेट लिया और इसका इस तरह का एक इलिप्टिकल पाथ कंसीडर किया जहां पे कि सन जो है वो इलिप्टिकल पाथ के फोकस पॉइंट पे है। तो आपको पता है कि अगर इलिप्स का इसेंट्रिसिटी जो है ई है, ठीक है, ई क्या है, मान लो इलिप्स का इसेंट्रिसिटी अगर ई है, तो अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूँ, दिस इज अज्यूम्ड एज ओरिजिन, ठीक है, तो इस पॉइंट का जो सन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ ई ए कॉमा 0, क्योंकि क्या है कि इस एक्सिस से ओरिजिन से सन ई ए डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट है, तो सन का हो गया कोऑर्डिनेट्स माइनस ई ए कॉमा 0, वेयर ए क्या है, इज द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, क्या है ये, सेमी मेजर एक्सिस है। और अगर मेजर एक्सिस का लेंथ पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ट्वाइस ऑफ ए। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, ये एलिप्स हुआ, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, दिस विल बी द ट्वाइस ऑफ बी, ठीक है, आधा ऊपर, मतलब दिस विल बी द बी एंड दिस विल बी द बी, ठीक है। तो मैं जो डिराइव कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, वी आर गोइंग टू डिराइव दैट द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ दिस प्लैनेट मूविंग अराउंड द इलिप्टिकल ऑर्बिट
around the sun which is lying at one of its focus is proportional to the cube of the semi major axis. यही है लॉ ऑफ पीरियड, केपलर्स थर्ड लॉ. इसको मैं इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा. तो इन दिस केस वी यूज द रिलेशंस डिराइव्ड व्हाइल वर्किंग विद द केपलर सेकंड लॉ. केपलर सेकंड लॉ का जब हम केस डिराइव कर रहे थे व्हिच वाज आल्सो ए केस ऑफ क्या चीज, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का केस है. केपलर सेकंड लॉ एक्चुअली में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ही स्टेटमेंट है, जो ये कहता है कि रेट ऑफ स्वीपिंग द एरिया बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लैनेट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सन रिमेन्स कांस्टेंट. रेट ऑफ स्वीपिंग द एरिया से आप क्या समझे, मैं जरा रिकॉल करवा दूं आपको. सपोज करो कि किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपका प्लैनेट जनाब यहाँ है, ठीक है, सन के रिस्पेक्ट में जो ये पोजीशंस वेक्टर है, ये मान लो ये हुआ सन के रिस्पेक्ट में पोजीशंस वेक्टर इस प्लैनेट का. डीटी टाइम में इस प्लैनेट ने इस पोजीशन से चल करके यहाँ चला गया, तो अब जो इसका पोजीशंस वेक्टर हो गया वो ये हो गया. तो इस पूरे समय में, इस डीटी टाइम में जब प्लैनेट ने यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस दौरान प्लैनेट ने जो है सो कितना एरिया स्वीप किया अपने ऑर्बिट का, ये जो टोटल एरिया है वो ये डीए एरिया उसने स्वीप किया. तो ये कह रहा है केपलर्स के सेकंड नियम में कहते हैं कि जो रेट ऑफ स्वीपिंग द एरिया बाय द प्लैनेट, मतलब क्या चीज की डीए बाय डीटी, ठीक है, एंड दिस इज कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एल बाय ट्वाइस ऑफ एम. जहां एल क्या है, तो एंगुलर मोमेंटम है प्लैनेट का, एनजीयू एंगुलर मोमेंटम, ये मैंने डिराइव किया हुआ है. आप देख ले जाकर के, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू सन, ठीक है, और मास क्या है, m इज द मास ऑफ द प्लैनेट है, मास ऑफ द प्लैनेट है, ठीक है, सेंट्रल बॉडी का मास नहीं है, मास ऑफ द प्लैनेट है. ये मैंने डिराइव कर रखा है, और इसी रिलेशन से इसको हम लोग कहते हैं केपलर सेकंड लॉ, ठीक है. तो अब देखो यहां से कि ये बोलता है कि रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्या ये कांस्टेंट है, तो मास तो कांस्टेंट है, और इसका मतलब है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है प्लैनेट का अराउंड इट्स ऑर्बिट, वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए तो ये डीए बाय डीटी कांस्टेंट हुआ. अब जरा मैं ये रिकॉल करवा देता हूं कि वाई एंगुलर मोमेंटम एल इज कांस्टेंट, क्यों ये जो है सो कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है. वाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए प्लैनेट व्हाइल इट इज मूविंग अराउंड इट्स ऑर्बिट इज कांस्टेंट. इसको समझ ले, क्योंकि देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, किसी भी प्लैनेट का, ऐसे इस मोमेंट पे प्लैनेट है तो इसकी जो इसका स्पीड क्या होगा, टेंजेंशियल टू द ऑर्बिट होगा v, ठीक है, तो इसका स्पीड टेंजेंशियल टू द ऑर्बिट होगा. अब देखो यहाँ से कि जो एंगुलर मोमेंटम हम निकालेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व होगा, क्यों कांस्टेंट होगा, उसको समझते हैं. न्यूटन साहब ने मुझे एक नियम दिया है कि रेट ऑफ चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम dl बाय dt इज इक्वल टू द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है. टॉर्क टी क्या होता है, टॉर्क टी क्या है, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम. अब देखो यहाँ से कि इस प्लैनेट पे जो फोर्स लग रहा है, इट इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सन, और इस प्लैनेट का जो पोजीशंस वेक्टर है सन के रिस्पेक्ट में, इट इज दिस वे. सो आर और एफ, क्योंकि हम टॉर्क के बारे में जानते हैं, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है. तो आर देखो और एफ देखो, इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल है. तो पूरे मोशन के दौरान जो पोजीशंस वेक्टर आर है और उस प्लैनेट पर लगने वाले फोर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री का है. दैट्स व्हाई द नेट टॉर्क जो है वो क्या लग रहा है प्लैनेट पे, वो जीरो लग रहा है. एंड जब टॉर्क जीरो हो गया, मतलब क्या हो गया, डीएल बाई डी टी क्या हो गया, विल बी सम, मतलब विल बी जीरो हो गया. इसका मतलब एल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. तो एंगुलर मोमेंटम जो प्लैनेट का होता है व्हाइल मूविंग इन एन इलिप्टिकल पाथ, ठीक है, और सर्कुलर पाथ, ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होता है, कंजर्व क्वांटिटी है, ठीक है. ये क्या, कांस्टेंट ऑफ मोशन भी कहते हैं. तो ये कांस्टेंट क्यों होता है, ये आपने समझ लिया. मैंने आपको पूरा न्यूटन जो मतलब केपलर्स का सेकंड लॉ मैंने आपको रिकॉल करवा दिया, ठीक है. तो डीएल बाय डीटी इज इक्वल टू एल बाय ट्वाइस ऑफ एम, इस रिलेशन को लेकर के हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो तो dt है, टाइम का एक फैक्टर यहाँ जुड़ा हुआ है. दैट्स व्हाई हम लिखते हैं कि dA बाय dt इज इक्वल टू एल बाई ट्वाइस ऑफ एम. तो इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं कि dt इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम बाई एल इंटू डी ए. अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में, क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. तो क्या होगा, पूरा का पूरा dt, मतलब टाइम पीरियड के डिफरेंस में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम इसको इंटीग्रेट किया dt 0 टू कैपिटल T, T इज द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट्स, एक चक्कर लगाने में जो समय लगा, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m बाई l, तो कांस्टेंट है, एंड dA, और ये क्या हो जाएगा, तो पूरा का पूरा जो एरिया होगा एक चक्कर लगाने में, जो एरिया ट्रेवल किया, जो एरिया स्वीप किया पोजीशंस वेक्टर, ये जो पोजीशंस वेक्टर दिए क्या है, तो इस ये जो पोजीशंस वेक्टर है, मतलब प्लैनेट यहाँ है, तो इस पोजीशन से लेकर के इधर पूरा घूमते हुए इस पोजीशन पे आने में प्लैनेट ने जो टोटल एरिया स्वीप किया, मतलब एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स, dA क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ dA क्या हो गया, टोटल एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स, क्या हो गया, ये टोटल एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स हो गया, ठीक है. तो ये क्या हो गया, टाइम पीरियड t हो गया, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m बाय l, और टोटल एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, तो पाई इनटू लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस a,
और इनटू सेमी माइनर एक्सिस, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ जो लेंथ होगा ये क्या होगा, लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस बी, ठीक है। तो टाइम पीरियड बराबर हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, टाइम पीरियड बराबर आ गया मुझे ट्वाइस m पाई a इंटू बी बाई एल, ठीक है। दिस विल बी द टोटल टाइम पीरियड, ठीक है। अब यही सारे वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करने हैं, ए के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, बी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं और एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो ये मैं आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें करने में सिर्फ यही है कि मैं क्या करूंगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एल बराबर क्या होता है, तो देखो अगर तुम इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करोगे तो वेलोसिटी इधर हो जाएगी v, पोजीशंस वेक्टर r इधर हो जाएगा, इसके बीच में एक एंगल बनेगा। तो यहाँ अगर एंगुलर मोमेंटम लोगे एल की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा एम वी आर साइन थीटा, ठीक है। वहां पे जो एंगल थीटा बन रहा है एम पी आर साइन थीटा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस ऑर्बिट में दो बहुत खूबसूरत पॉइंट है, मैं वहां पे कंसीडर करता हूँ। एक पॉइंट तो यहाँ है, एक पॉइंट कहाँ है, देयर इज सम पॉइंट, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो यहाँ प्लैनेट की वेलोसिटी v है इधर, ठीक है, v1। यहाँ जो है इस पॉइंट पे प्लैनेट की वेलोसिटी क्या है, v है इधर के नीचे की ओर, और इस प्लैनेट पे वेलोसिटी v2 है। ये पॉइंट क्या कहलाता है, इट इज द पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द प्लैनेट टुवर्ड द सन, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर देखो तो सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस सबसे मिनिमम है, r1 यहाँ दिख रहा होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक होता है मेरा पेरीहिलियन और एक होता है एपीहिलियन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, मेरा बताया है पेरीहिलियन, ठीक है, पेरीहिलियन कहलाता है। और ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा एपीहिलियन, ठीक है, APHELION, ये एपीहिलियन पॉइंट है। यहाँ मैंने पेरीहिलियन पॉइंट पे v1 वेलोसिटी अज्यूम किया है और यहाँ पे v2 वेलोसिटी हमने अज्यूम किया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर इन दोनों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एक कंजर्व क्वांटिटी है, तो कहीं ना कहीं मैं लिख सकता हूँ कि जो L होगा इस पॉइंट पे देखो तो क्या है, मास ऑफ द m और वेलोसिटी v और r1 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। दैट्स व्हाई mv इंटू यहाँ पे mv1 इंटू यहाँ पे r1 इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, फ्रॉम द सन। यहाँ पे r1 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये जो r1 है इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ से, r1 इज इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा a, और इसमें से सन है मेरा, यहाँ से यहाँ दूरी है e टाइम्स ऑफ a, तो a माइनस e टाइम्स ऑफ a, जिसको आप लिख सकते हो a इंटू 1 माइनस e, ठीक है। एंड जो r2 है, मतलब सन से ये जो डिस्टेंस r2 कहला रहा है, ये सन से जो दूरी है जब प्लैनेट आपका एपीहिलियन मतलब फार्देस्ट पॉइंट पे होता है, दिस r2 इज इक्वल टू क्या चीज, ये जो लेंथ है वो तो a ऑलरेडी पता है तुमको, और ये लेंथ हो गया e टाइम्स ऑफ a, तो a प्लस e टाइम्स ऑफ a मतलब a इंटू 1 प्लस e। तो ये जो डिस्टेंस है r1 और r2 ये आपको पता है। तो मैं जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन दोनों पॉइंट्स पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो m1 v1 इंटू r1 साइन थीटा क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या 90 डिग्री का है। सिमिलरली दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ द प्लैनेट एट दिस पॉइंट इंटू वेलोसिटी v2 है, ठीक है, और पोजीशन वेक्टर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो तो r2 हो जाएगा, इसके बीच एंगल कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है। तो ये हो गया मेरा रिलेशन। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ, ये जो आपने लगाया ये कहाँ से लगा दिया, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कहाँ से लगाया, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। ये क्या हो रहा है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम at perihelion and aphelion पॉइंट पे अगर आप लगाते हो, आप लिख सकते हो L इज इक्वल टू m इंटू v1 इंटू r1 इज इक्वल टू m इंटू v2 इंटू r2, ठीक है। तो वी एज्यूम इट एज सम इक्वेशन, मान लो मैंने इसको ये मान लिया, ठीक है। और दूसरा देखो कि मैं कहता हूं कि जब प्लैनेट इस ऑर्बिट में मूव करता है तो उसका एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्सेस में इसमें जो बाहर से जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस और प्लैनेट के लग रहे होंगे, जिसको हम लोग परटर्बिंग फोर्स कहते हैं, उसको मैं नेग्लिजिबल मान के चल रहा हूँ इस केस में जो है सो। तो एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जब आप फॉर्मूला लगाओगे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे सेम एनर्जी होगा, तो वो क्या इक्वेशंस देगा, वो देगा इस पॉइंट पे क्या एनर्जी है, वेलोसिटी यहाँ v1 है, ठीक है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m इंटू v1 पे स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, तो देखो यहाँ r1 डिस्टेंस था, तो और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बाउंडेड ऑर्बिट में नेगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ g मास ऑफ द अर्थ, gm मास ऑफ द प्लैनेट, gm इंटू कैपिटल M, इसका मास ऑफ द सन क्या है, ms है, तो gm इंटू ms बाई व्हाट, r1 डिस्टेंस हो गया सो, एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे देखो तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, स्पीड क्या है, v2 है, तो मास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m इंटू v2 पे स्क्वायर, और यहाँ पे अगर देखो तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, तो माइनस ऑफ g मास ऑफ द सन इंटू मास ऑफ द अर्थ मतलब मास ऑफ द प्लैनेट बटा r2,
तो ये दो इक्वेशंस निकल गया ए और बी। ये निकला कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, और ये निकला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ पेरिहीलियन एंड एपीहीलियन। हम लोगों ने दो इक्वेशंस बना लिए। अगर इस इक्वेशंस को, जो ये बी वाला इक्वेशन, इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो वी कैन सिंपली राइट इट एज दिस। सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं, हाफ ऑफ m इंटू वी वन पे स्क्वायर माइनस जी एम एस इंटू स्मॉल m बाई आर वन इज इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू वी टू पे स्क्वायर माइनस जी एम एस इंटू एम बाई आर टू। ठीक है, तो ये जो है ये वी टू है, ये क्या है, ये पेरीहीलियन पे जो स्पीड है प्लैनेट का, एंड यहाँ पे v1 है, ये एपीहीलियन पे जो स्पीड है प्लैनेट का डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, और ये अपवर्ड डायरेक्शंस में। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है r1, ये जो डिस्टेंस है r1, दिस r1 इज व्हाट, r1 इज इक्वल टू व्हाट, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है ये a है, तो a और माइनस सन का डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से ea है, a माइनस ea मतलब a इंटू 1 माइनस e है, और जो r2 है तो ये पूरा का पूरा इस पॉइंट से, मतलब ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट की दूरी तो आपको पता है कि a है, और साथ में ये डिस्टेंस हो गया सन का ओरिजिन से दूरी e टाइम्स ऑफ a हो गया, दैट्स व्हाई a प्लस e टाइम्स ऑफ a मतलब a इंटू 1 प्लस ई। r1 r2 की वैल्यू तो आपको पता चल गई। अब देखो इस इक्वेशंस को हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा हमको, मैं यहाँ पे करता हूँ कि v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस g इंटू एम एस, और ये हो जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, मैं इस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके ये लिख रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं v1 को कॉमन ले लेता हूँ, v1 स्क्वायर को, देन दिस विल बी 1 माइनस, ठीक है, दिस विल बी 1 माइनस क्या चीज, तो v2 बाई v1, दिस विल बी, जब मैंने इसको क्या किया कि फ्रॉम यहाँ से देखो ना, ये जो v1 है, ये यहाँ से v1, और मैंने एक इक्वेशन और लिखा था कि ये फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम m इंटू v1 इंटू r1 बराबर m इंटू v2 इंटू r2। ठीक है, एक इक्वेशन तो हमारे पास ये था, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से क्या चीज कि v1 मैं यहाँ से जो लिख सकता हूँ बट कि m से तो m कट गया, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि v1 बाई v1 v2 बाई v1 इज इक्वल टू r1 बाई r2। तो मैंने यहाँ से v1 स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो 1 माइनस, और ये देखो तो v2 स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर हो जाएगा, तो v2 स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर मतलब r1 स्क्वायर बाई r2 पे स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस g इंटू मास ऑफ द सन, और यहाँ पे अगर ले लो तो ये r1 r2 हो गया, ये हो गया r2 माइनस ये r1 हो गया। तो यहाँ से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो v1 की जो वैल्यू हो जाएगी स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट एपीहीलियन, मतलब स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट पेरीहीलियन पॉइंट। ये क्या है, ये पेरीहीलियन पॉइंट है, पेरीहीलियन। ये कौन सा पॉइंट होता है, द पॉइंट व्हेन द प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। ठीक है, दिस इज द पेरीहीलियन पॉइंट, एंड इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन क्या है, तो r1 है, जो कि ये मैंने ये वैल्यू डिराइव कर रखा है। ठीक है, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे देन इट विल सिंपली गिव्स यू द वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू रूट अंडर व्हाट, तो ट्वाइस ऑफ g ms, ठीक है, इनटू यहाँ पे r2, ठीक है, g ms इनटू r2 बाय r1 प्लस r2 इनटू यहाँ पे r1। ठीक है, ये वैल्यू आपको v1 की निकल के आएगी जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो। ठीक है, अब ये जो v1 की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये जो v1 की वैल्यू आ गई, अगर आप देखो तो ये r2 और r1 है। ठीक है, क्या है ये, r2 एंड r1 है, और आपको मैंने बता रखा है कि अगर आप इसको a के टर्म्स में पुट अप करोगे, r2 इज इक्वल टू जब a इंटू 1 माइनस ई, सॉरी a इंटू 1 प्लस ई, और ये जो वैल्यू है जब इसमें डालोगे तो यू विल सिंपली गेट v1 इन टर्म्स ऑफ e g इंटू ms बाई a इंटू 1 प्लस e बाई 1 माइनस e। यू विल गेट दिस इन दिस फॉर्म। जब हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2 जो मैंने यहाँ पे डिराइव कर रखे हैं। ठीक है, ये जब मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशंस आ गया। ठीक है, एंड वी ऑलरेडी हैव डिराइव्ड हियर कि जो टाइम पीरियड था, t की जो वैल्यू थी, हम लोगों ने निकाल रखा है कि t की वैल्यू क्या आ गई, फ्रॉम द केपलर सेकंड लॉ को सिंप्लीफाई करके हमने निकाल रखा कि t की वैल्यू ट्वाइस ऑफ m इंटू पाई ए बी बाई m एंगुलर मोमेंटम जो कि l था, और इसको मैंने लिखा कि ट्वाइस ऑफ m इंटू पाई ए बी बाई जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो गई इस पॉइंट पे, तो ये हो गया m इंटू v1 इंटू m इंटू v1 इंटू यहाँ पे सॉरी ये r1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो a और b, ठीक है, दो पैरामीटर से अब मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास एक बहुत सारा ब्यूटीफुल रिलेशन एलिप्स में कि b इज इक्वल टू व्हाट, a इंटू रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन ऑफ
बिटवीन द सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस ये हुआ, माइनर ये हुआ, और इसेंट्रिसिटी के टर्म्स में इसका रिलेशन ये होता है। ठीक है, तो मैं ये सारे रिलेशंस ए का, बी का वैल्यू, v1 जो मैंने यहाँ डिराइव कर रखा है 100, ठीक है, और r1 जो मैंने यहाँ डिराइव कर रखा है 100, जब मैं ये सारे वैल्यू डालूंगा तो वी विल सिंपली गेट ए रिलेशन टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4 पाई स्क्वायर बाई जी इंटू एम एस, और यहाँ पे a टू द पावर q। ये रिलेशन मुझे डिराइव होगा जब जब मैं सारे वैल्यू, a की वैल्यू तो a ही में छोड़ूंगा, v की वैल्यू मैं इस टर्म्स में पुट करूंगा, और v1 की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल ली है, r1 की वैल्यू मुझे यहाँ दी हुई है। इन सारे वैल्यूज को जब मैं डालूंगा तो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट दैट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई g इंटू मास ऑफ द सन, यहाँ पे a टू द पावर q। दिस विल बी द रिलेशन दैट वी विल बी गोइंग टू डिराइव आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यू। सो हमने देखा कि अगर मुझे टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव करना था तो ये रिजल्ट वही आए जो सर्कुलर ऑर्बिट के केस में आ रहा था। द रिजल्ट वाज सिमिलर टू द केस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, बस यहाँ a की वैल्यू उस समय सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होता है, r हो जाता है, a इज इक्वल टू r हो जाता है जब हम बात करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट की। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट की बात करते हैं। और इस पूरे डेरिवेशंस में, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में हमने दो चीजें यूज की। एक क्या चीज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या यूज किया हमने, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का इस्तेमाल किया, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और इसके इस्तेमाल करने से मुझे जो इक्वेशंस मिला वो क्या मिला कि जो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, ये रिजल्ट काफी यूजफुल होने वाला है आपको आगे सॉल्व करने में प्रॉब्लम। इस पॉइंट पे जो एंगुलर मोमेंटम है मतलब m, ठीक है, v1 इंटू r1 इज इक्वल टू m v2 इंटू r2। ये पॉइंट इतना खूबसूरत क्यों हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो r1 का और जो वेलोसिटी का एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो जब आप यहाँ भी देखोगे तो ये 90 डिग्री, v2 इधर और ये हो गया r2 इधर। तो इस केस में जब आप एंगुलर मोमेंटम निकालते हो तो सिंपली एंगल वाला पैरामीटर खत्म हो जाता है, जो m1 v1 r1 sin थीटा होता है वो खत्म हो जाता है। तो इट गिव्स यू अ सिंपल रिजल्ट। ठीक है, m1 v1 r1 इज इक्वल टू m2 v2 r2। और दूसरा हमने क्या यूज किया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया, और दो इक्वेशंस मुझे वहां से मिल गए, और एक इक्वेशंस मुझे कैप्लर्स सेकंड लॉ से मिला हुआ था, जो कि कह रहा था कि dA by dt इज इक्वल टू L बाई ट्वाइस ऑफ m। इन तीनों रिलेशंस का इस्तेमाल करके हम इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तो ये चीजें डिराइव हो गई, लेकिन आप एक ब्यूटीफुल चीज यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि जो टाइम पीरियड होता है किसी भी प्लैनेट का, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, इट बेसिकली द मास ऑफ द सेंट्रल बॉडी दैट इज इन्फ्लुएंसिंग द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, तो ये चीज है कि अगर आपको टाइम पीरियड पता चल गया किसी प्लैनेट का, किसी सेंट्रल बॉडी के अराउंड, तो कहीं ना कहीं आप सेंट्रल बॉडी का जो है सो मास निकाल सकते हैं, और ऐसे ही सन का भी मास जो है सो निकाला गया है जो है।